8. मैंने कहीं पढ़ा था, साइकोलॉजी में किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, टू फाइंड वेज टू मेजर एंड डिस्क्राइब बिहेवियर। दूसरा, टू अंडरस्टैंड व्हाई, व्हेन एंड हाउ इवेंट अकर्ड। और तीसरा, टू अप्लाई दिस नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तीसरा तरीका मुझे सोचने पे मजबूर करता है। Allow me to repeat. To apply this knowledge to solve real world problems. बात तो सही है, प्रॉब्लम्स हमें दिखती तो रियल वर्ल्ड में ही है, बट उसका रीजन शायद उस वर्ल्ड में होता है जिसे हम रियल नहीं मानते हैं, और कई लोग तो उसे मानने को भी इनकार करते हैं। बचपन की बहुत सी बातें हमें याद रहती हैं और बहुत सी बातें हम भूल भी जाते हैं। अमृता ने ये सारा एक्सपीरियंस अपने बचपन में किया था, लेकिन उसे आज भी वो याद है। हेलो ऑल, मैं अमृता दीक्षित। मैं उस समय 7th में थी। हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, 2 भाई 2 बहन और मम्मी पापा। उसमें से जो बड़ी बहन थी वो थोड़ा अजीब बिहेव करती थी, शायद उसका नेचर वैसा था। पागल नहीं थी वो, बट हाँ, अच्छी भी नहीं थी, ऐसा कुछ तो था उसके नेचर में। एक दिन सडनली पता चलता है कि वो मर गई। क्यों, कैसे, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। छोटा सा गांव था, हमारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। क्या हुआ, सारे लोग आए, पूछना शुरू किए, किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके फैमिली मेंबर भी बड़ा अजीब से बिहेव कर रहे थे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके खेत में एक प्रेग्नेंट औरत गई काम करने के लिए, और जैसे ही वो घर पहुंची शाम के टाइम पे, वो उसी की आवाज़ में बात करने लगी जो लड़की मर गई थी, क्योंकि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो वो सबको बताना चाहती थी। वो प्रेग्नेंट लेडी सारी चीज़ें बोल दी। उस लड़की के साथ क्या हुआ वो सब कुछ बोली, जबकि वो उसके अंदर थी, उसे पजेस्ट किया था। उसने कहा कि वो 25 ईयर ओल्ड थी, उसका बलात्कार हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी, उसके प्रेगनेंसी में 9 महीने ठीक ठाक गए, उसे एक लड़का हुआ। उसी की माँ ने और उसी की बहन ने उसकी डिलीवरी घर के अंदर की, और उसके बच्चे को उसी के आंखों के सामने मार डाला। उस बच्चे को उसी घर में दफन कर दिया और उसे रातों रात खेत में ले गए। खेत में ले जाने के बाद उसे एक कुएं में धकेल दिया। रात भर छटपटाई और वो मर गई। मरते ही दूसरे दिन लोगों को पता चला। ये सारी बातें उसने खुद अपने मुंह से बताई। वो हर रात मेरे सपने में आके मुझसे ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी ये स्टोरी सारी दुनिया को बताओ कि मेरे घर वाले खूनी हैं, उन्हें सज़ा हो। बट मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो हर बार मुझे हेल्प मांगती है। प्लीज़ अमृता, मेरी हेल्प करो, मैं कैसे उसकी मदद करूं। एक 8-9 साल के बच्चे को तो हमेशा खेलकूद ही दिखता है, और हर सामने आने वाला इंसान उसे अपना दोस्त नजर आता है। इसीलिए तो हम बच्चों को मासूम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक रियल वर्ल्ड के अनरियल एक्सपीरियंसेस नहीं किए होते हैं। मेरा नाम कार्तिक चिड़े है। मैं पाँचवीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो मेरा जस्ट पुराने घर से मैं जस्ट नए घर में शिफ्ट हुआ था। और पुराना घर बहुत छोटा छोटा सा था, यानी उतना खेलने के लिए जगह नहीं थी। और ये
तो नए नए घर में वास्तु का बाकी का सब चल रहा था और मैं खेल रहा हूँ। 2-3 वहाँ के नए नए दोस्त बन गए थे, नए नए बच्चे थे और हम लोग सब 5वीं कक्षा के आसपास ही थे और सब खेलने में लगे हुए थे। तो वो पूजा चल रही है, हम लोग खेल रहे हैं। मेरे को बहुत बार मम्मी ने बुलाया कि अरे आ जा, बैठ जा और पूजा में बैठ, पूजा के वक्त खेलते नहीं। बोला ठीक है, आता हूँ। और ऐसे ऐसे मैं खेल रहा हूँ। खेलते खेलते हम लोग टेरेस पे खेल रहे थे। तो जैसे ही मैं टेरेस के एकदम कोने के पास गया तो मेरे को एक ऐसा ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट वाला कुछ तो भी ऐसा फ्लोट होते हुए ऊपर जाते हुए दिखा। और वो कुछ तो भी कहने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें कुछ तो भी बोलना चाह रही थी और वो मैं समझ भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैं आगे पीछे कहीं नहीं देख पा रहा था। बस मेरा ये हो गया था कि मैं अटक सा गया हूँ यहाँ से। एंड अटकने की वजह से एकदम कान और सब कुछ ऐसा सुन होने लगा, कान एकदम दर्द से होने लगे और मैं बेहोश हो गया। मैं उठा तो आजू बाजू में सबने नीचे बुला, मेरे को बैठा दिया था पूजा के पास और पानी वानी पिला रहे थे, आंखों पे पानी वानी छिड़का और मेरे को बोला कि क्या हुआ, क्या कर रहा था इतना, क्या ऐसा कैसे गिर गया। तो मैं वो कुछ नहीं। तो बोले बता क्या हुआ। तो मैं बोला कि अरे मेरे को कुछ तो भी दिखा ऐसा, और वो ऐसे बहुत एकदम आँखों में ऐसा देख के कुछ तो भी ऐसा अजीब सा कुछ तो भी करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरे को पंडित बोला कि इसीलिए हम लोग तेरे को बोल रहे थे कि पूजा में बैठ। तो वास्तु के जब पूजा होती है तो बहुत बार क्या होता है कि जो भी सोल या जो भी एंटिटी है वो अटैच हो जाती है जो ज़मीन के साथ, वो रहना चाहती है, उसका अटैचमेंट है उसके साथ, तो वो छोड़ना नहीं चाहती वो। और जब वास्तु की पूजा करते हैं तो बेसिकली वहाँ से चाहते हैं कि वो निकल जाए, यानी एंड जब वो निकलने का होता है सीन तो वो निकलते निकलते बेसिकली ट्राई करते कि किसी ना किसी को लैच ऑन हो और वहीं रुक जाए। तो वो तंग नहीं करना चाहती थी, वो रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो ना जाए और वो तेरे अंदर या कुछ करके वो रुक जाती थी। तो इसीलिए कभी भी वो पूजा के आसपास हमेशा पूजा में बैठो या फिर आजू बाजू ना बैठो, उधर ही रहो। तो इसीलिए फिर उन्होंने बताया था कि कभी भी पूजा क्यों करते हैं, जो हॉन्टेड हाउसेस होते हैं उनके जो सोल्स अटके हुए होते हैं। अब अभी भी मेरे को याद है यानी वो आंखें क्या फील कराई और कितना मेरे कान बंद से हो गए थे। अनफॉर्चुनेट, ये वर्ड बोलने में तो छोटा सा है, लेकिन जब किसी के साथ ये होता है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और ऐसा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट राहुल के साथ उसी के बर्थडे पे हुआ और उसके बाद So this real incident happened in 2003 in Delhi, Connaught Place. The prime location of Delhi has a lot of sewage issues. वहाँ के सीवेज टैंक्स खुले रहते थे, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे। सो वहाँ पे बारिश मतलब सीपी में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड एक फैमिली में लाइक मदर फादर लाइक अ जॉइंट फैमिली सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वहाँ पे दिस गाय राहुल, इसके जो पापा हैं वो निकले बहुत तेज़ बारिश में, उसका बर्थडे था राहुल का, एंड उसके पापा निकले बोल के कि एक छोटा सा काम आ गया क्योंकि सीवेज पूरा फुल हो चुका था सीपी में एंड पानी बहुत ऊपर तक भर गया था। तो उसके पापा निकले एंड कहा कि आने के बाद बर्थडे मनाते हैं। एंड सीवेज एज इन वैसा नहीं कि ऊपर से समेटना है, इसमें ना सीवेज टैंक्स में अंदर जाना पड़ता है एंड वो सीवेज टैंक पूरा ओवरलोडेड था, किसी ने भी चेक नहीं किया था कि क्या इश्यूज़ होंगे एंड उसके फादर सीवेज टैंक में गिर गए एंड ही डाइड। बट दिस गाय राहुल, ही वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर हिज फादर होल नाइट। डेथ की खबर इतनी जल्दी मिलती भी नहीं क्योंकि बॉडी नहीं मिली है, सो किसी ने इतनी जल्दी इन्फॉर्म किया नहीं था। देन उसके बाद डेथ की खबर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आई। सो दिस राहुल वॉज अवेक होल नाइट एंड यू नो पूरी फैमिली घबरा गई थी ना ऐसे टाइम पर, तो सभी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे एंड वो इतना बड़ा था कि समझता था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है ऐसी चीज़ों में। एंड देन सडनली डेथ ऑफ हिज फादर केम, बॉडी भी बहुत गंदी हालत में आई थी, तो उसको ना एक ऐसा मेंटल सा शॉक लग गया उस टाइम पे। सो आफ्टर दैट शॉक ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर। वो ना बहुत ज़्यादा घबराने लग गया एंड बहुत आइसोलेटेड सा फील होने लग गया उसको। एंड देन उसके बाद ही कुछ महीनों बाद उसकी दादी भी एक्सपायर हो गई थी। सो मतलब जैसे बैक टू बैक डेथ्स होती गई, फिर दादी हुई एंड कोई और। सो आफ्टर एट द एंड उसकी मम्मी बची, उसके मामा, ये लोग ही उसका ख्याल रखते थे। बट
ईयर बाय ईयर दे रियलाइज कि ये कुछ ज़्यादा ही आइसोलेटेड हो गया है, मतलब बात नहीं करता है, कमरे में पड़ा रहता है, एंड कमरे का एसी बहुत लो रखता है वो, मतलब बहुत ठंडी जगह पे उसको रहना पसंद है। और एक शादी के इंसिडेंट में उसने एक बच्चे के कान में से चाकू कर दिया था गुस्से में, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसे गुस्सा आता था, ऑल ऑफ अ सडन उसको शांत हो जाता था वो, एंड एकदम से उसकी आइसोलेटेड प्लेस थी उसका कमरा, जो कि बहुत ठंडा रहता था। ईयर बाय ईयर वो 2-3 साल निकल गए, डॉक्टर्स से भी इलाज करवाने का किया, उसने बाल लंबे कर लिए, बाल कटवाना नहीं, नाखून नहीं कटवाना, स्कूल नहीं जाना, बस कमरे में पड़े रहना, दैट्स इट, उसका यही काम हो गया था। तो 2-3 साल बाद उसको बालाजी के मंदिर वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे उसको उनको बताया कि आप इसको पहाड़ों पे लेके जाओ, फिर पहाड़ों पे लेके आए, फिर वहाँ पे पहाड़ों पे जब इलाज हुआ, देन दे ऑल गॉट टू नो कि उसकी उसकी बॉडी के अंदर उसके फादर की आत्मा, उसके दादी की आत्मा एंड सम अदर सोल इज ऑल्सो देयर, जो उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसकी बॉडी ट्रैप हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। तो अब इस चीज़ में मतलब सब लोग घबरा गए। अब पहाड़ों पे ना ऐसा इलाज नहीं होता जैसा कि हम लोग यूजुअली देखते हैं यूजुअली टीवीज़ में कि ये वो, नहीं, पहाड़ों का इलाज इज़ एक्सट्रीमली अग्रेसिव, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं जब तक मतलब बिल्कुल क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आत्मा शरीर में होती है तो बॉडी उसको दर्द नहीं हो रहा होता है, वो निकलने के बाद सिर्फ मार्क्स रह जाते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से निकालते हैं। एंड देन उसके बाद उसके फादर की मतलब रिलीज़ होते गए, मतलब वो निकलता गया, बट अभी भी ही इज़ लाइक यू नो, अभी वो हो चुका है 27-28 साल का, बट ही इज़ लाइक अ 2 year चाइल्ड, उसका दिमाग वैसे ही है, लाइक पूरी लाइफ उसकी ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गई है। एंड स्टिल दे ऑल फील कि अभी सब निकला नहीं है, क्योंकि जब वहाँ से भी इलाज हुआ था तो देयर वाज 2 souls which left now, even they were not able to tell। तो उसका जो 2 साल के बच्चे जैसा दिमाग जैसा उसका हो रखा है, अब ये नहीं पता, अभी भी नहीं पता कि उसके अंदर किसकी सोल है। सो ये तो वो लोग भी नहीं बता पाए, बट उसका अभी तक ऐसा जैसे इलाज चलता रहा है। अब वो कम ठंडी जगहों पे रहता है, बट स्टिल ही लाइक्स his he likes to stay in a chilled place, that means something is still wrong with him। एंड ये सारे प्रोसीजर के बीच में जब उसको कितनी बार डॉक्टर्स को दिखाया, उसकी रिपोर्ट्स हमेशा परफेक्टली फाइन आई है, हमेशा, मतलब उसका वेट लूज हो गया, सब कुछ लूज हो गया, बट रिपोर्ट्स में कुछ आ ही नहीं रहा है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मैंने कहा था ना, रियल वर्ल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो वर्ल्ड है जिसे हम या तो जानते नहीं या तो हम मानते नहीं, लेकिन हमारे जानने या मानने से उस वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो टाइम टाइम पे अपने होने का एहसास दिला ही देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है। Eight. जब भी कोई इंसान रियलिटी से दूर चला जाता है, उसकी सोचने की क्षमता भंग हो जाती है और उसका परसेप्शन सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। साइकोलॉजी में इसे साइकोसिस कहते हैं, जिसे एक डिसऑर्डर भी माना गया है। लेकिन कॉमन लोगों की बातों को माने तो कई लोग इसे भूत बाधा भी मानते हैं। मेरे बहुत से दोस्त इसी डिबेट में रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये बस एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और कुछ कहते हैं कि इस इंसान को किसी आत्मा ने वश में कर लिया है। लेकिन सच क्या है, ये बात सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ही बता सकता है जिस पे ये बीत रही है। किसी और की कहानी सुनना और किसी की कहानी का हिस्सा होना, ये दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। सलमा को बचपन में यही लगता था कि ये कहानी उसकी चाची की है, लेकिन आज उसे एहसास होता है कि सलमा भी उस कहानी का हिस्सा थी।
मेरा नाम सलमा है और मेरे एक दूर के चाचा हैं, वो उदयपुर में रहते हैं। तो उनकी है ना पहली वाइफ का डेथ हो गई थी और ऐसे कहते हैं कि उन्हें कुछ वियर्ड सी थी, वो मेंटल इलनेस जैसा था उन्हें, अजीब अजीब हरकतें करती थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर उनकी जो दूसरी वाइफ आई ना, तो उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। तो ये मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया जब मैं मेरी मम्मी के साथ मेरे चाचा के घर पे कुछ दिनों के लिए गई थी। तो वो मेरी जो नई चाची थी, उन्होंने खाना बनाया, मुझे अभी भी याद है, तड़के वाली दाल और आलू की सब्ज़ी और रबड़ी बनाई थी और वो पूरी की पूरी जली हुई थी, यहाँ तक कि रबड़ी भी पूरी काली हो गई थी। और जब खाना बना रही थी तब तो हम लोग उससे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो फिर चाची रोने लगी, तो फिर मम्मी ने उन्हें समझाया ऐसा वैसा। हम लोग बैठ के बरामदे में बातें कर रहे थे, मम्मी और चाची झूले पे बैठ के, खाट होता है ना, वहाँ पे बैठ के झूल रहे थे। तो किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। तो मेरी मम्मी तो ये सब चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने ऐसे एक कपड़ा लिया और ऐसे उसकी तरफ फेंका, आवाज़ की तरफ, तो आवाज़ बंद ही हो गई। फिर मेरी चाची ने मेरी मम्मी को बताया कि ये है ना बहुत दिनों से, जब से वो शादी करके आई है तब से चल रहा है। वो सामान सेट करती है तो वापस पहले जैसे रखा था वैसे हो जाता है, दरवाजे की कुंडी बंद करती है तो दरवाजे की कुंडी खुली मिलती है, ऐसे सब हो रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उदयपुर में, तो उनके थ्रू है ना, उन्होंने किसी मौलवी से कांटेक्ट किया। तो वो मौलवी ने कहा कि घर पे आके देखना पड़ेगा। तो वो तस्बीह और वो मोर के पंख वाला झाड़ू लेके घर में आए और लोबान जला के सारे घर में धुआं किया, हर कोने में जाके उन्होंने चेक किया। फिर उन्होंने कहा कि उनकी कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई है, जो उनकी चाचा की पहली वाइफ जो गुजर गई थी उनकी, तो वो भटक रही है उनकी आत्मा, तो उनको है ना शीशे में उतारना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर सब कुरान खोला और सब कुरान ख़त्म, कुरान खानी बोलते उसको, वो सब किया और एक शीशे की बोतल लाई और फिर उसमें सब दुआ पढ़ के उसको बंद कर दिया और बोला कि अभी इसको है ना गांव से बाहर एकदम दूर इसको गाड़ के आ जाओ। और लेकिन अभी भी लाइक मेरे चाचा के दिल में डर तो बैठा ही है और मुझे भी ये सब चीज़ें, मैंने जो एक्सपीरियंस की, वन ऑफ द स्कैरियस्ट एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का। सलमा और उसका परिवार तो किसी तरह से बच गए, लेकिन कई बार कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसके एहसास से हम हर चीज को क्वेश्चन करने लगते हैं। शिवानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। So basically, this was majorly when I was young. School days की बात होगी. I was probably 9th or 10th standard probably. नानी के घर गई थी और so like 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक मतलब एक हमारे रिलेटिव का घर था, ठीक है। तो और हमारे घर और उनके घर के बीच में एक बहुत बड़ा सा शिव मंदिर था और कुछ 3-4 गलियां भी थी उसके आगे से। सो देयर वाज दिस वन टाइम और मतलब मुझे बहुत बार बोला कि अभी मत जाओ, लेट हो रहा है, मतलब इट वाज लाइक 5-6 बजे। तो मैंने कहा था कि हाँ ठीक है, आ जाऊंगी 7-8 बजे तक वापस। बट वहां पे मैं बैठी तो बच्चों के साथ खेलते खेलते और कहते करते करते मतलब 11, साढ़े 11, 12 के आसपास बच गया होगा। अब सी दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज अ मतलब डरावना टाइम, बिकॉज वो छोटा सा जगह है, वहां पे सब एक दूसरे को जानते हैं। तो अराउंड 12, सवा 12 के आसपास का वक्त होगा वो। तो now I was coming back from my relative's place और आते वक्त ना मतलब what happened is मंदिर के एज पे मुझे कोई तो खड़ा हुआ दिखा, ठीक है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि कौन है। आई वाज लाइक कि
ठीक है, मैं अपना चले जा रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब मैंने सुना नहीं था ऐसा कभी कुछ हुआ है करके, तो मैं अपना चल रही थी एंड धीरे-धीरे करके आई वाज़ नॉट इवन वॉकिंग अवे फ्रॉम द पर्सन हू वाज़ स्टैंडिंग देयर, ठीक है? मैं अपना आराम से चल रही थी और उस वक़्त फ़ोन वगैरह था नहीं, तो मैं अपना हाथ डुला-डुला के अपना आराम से चल रही थी, देखते-देखते अगल-बगल। तो जब मैं मतलब क्रॉस ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँची, तो देयर वाज़ दिस लेडी, शी वाज़ वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी एंड इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज दो क्योंकि वो जो थी वो हमारे जो जो मंदिर था ना, उसके पंडित की बीवी थी वो, ठीक है? और मैं उन्होंने मुझसे नॉर्मली बोला कि कैसी हो? मैंने बोला अच्छी हूँ। फिर मैंने ऐसे ही बोला कि आप इतनी रात में क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? वो बस ऐसे ही सर हिला दी और बोली घर जाओ, ठीक है? मतलब एक होता है शी डिड नॉट हैव अ स्माइल ऑन हर फेस और एनीथिंग बट एक हल्का-सा वार्म्थ था प्रोबेबली बिकॉज़ आई हैव लाइक वी हैव बीन टुगेदर ना, वो हमेशा हम लोग मंदिर जाते थे तो वो मिलती थी, बातचीत करती थी। बस मेरे लिए सरप्राइज़िंग ये था कि वो व्हाइट साड़ी में क्यों है? बिकॉज़ पंडित जी तो ज़िंदा थे, उनसे तो मैं सुबह में ही मिल के आई थी, ठीक है? इनसे नहीं मिली थी। तो फिर आने के बाद घर पे मम्मी लोग सब ऐसे ही बोली कि "अरे! तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? टाइम देख रही हो, ये वो" एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो मैंने बोला कि "अरे! हाँ, मतलब आने में लेट हो गया बट पता नहीं चाची वहाँ खड़ी हुई थी मंदिर के पास में एंड देन दे वर लाइक कि कौन-सी चाची? मैंने बोला वो जो पंडित जी हैं सामने उनकी बीवी वो खड़ी हुई थी इतनी रात में मंदिर के पास पता नहीं क्यों? तो देन नानी, मम्मी लोग सब एक-दूसरे का शक्ल देख रहे थे एंड देन कहते हैं कि जाओ, जाओ तुम जल्दी नहाओ जाके जल्दी नहाओ। आई वाज़ लाइक कि ऐसा क्या हो गया जल्दी नहाओ, जल्दी नहाओ? फिर बाद में मुझे मतलब जब मैं नहाने चेंज-वेंज करने के लिए चली गई, पहले तो बहुत हा-हा, हू-हू, हल्ला-बल्ला हो गया। उसके बाद फिर जो पड़ोसी जो थी मेरे बगल में वो लोग भी बैठे हुए थे घर पे गप्पे हाँक रहे थे सब लेट नाइट। तो उनकी जो बेटी थी वो मुझे आके बोलती है कि अरे पिछले हफ्ते ही तो उनका डेथ हुआ था तुम लोग के आने से पहले, तो तुमको कैसे दिख गई वो? अब वो मेरी फटी थी। आई वाज़ लाइक डिड आई जस्ट टॉक टू अ घोस्ट? एंड लोग बोलते हैं अक्सर कि अगर कुछ किसी का रह जाता है राइट द पर्सन हू इज़ डाइंग अगर उनको तुमसे कुछ मतलब है, काम है, कुछ भी है, तो ही तुमको दिखते हैं या कुछ ऐसा। मतलब ऐसा कुछ कंसेप्शन होता है या पता नहीं क्या है। बट मेरे साथ उनका ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो नॉर्मली चाची बोलती थी और वो बेटा-बेटा करके बात करती थी। सरप्राइज़िंग थिंग था कि वो सफ़ेद साड़ी पहन के क्यों खड़ी हुई है रात में 12 बजे तक। और मैं भी बेवकूफ़ की डर के भागी नहीं वहाँ से। मैं आराम से चिल करके गई हूँ, बात करते-करते निकल गई हूँ। नाउ आई एम इन अ मतलब लेटर ऑन व्हेन इट वाज़ टोल्ड कि शी डाइड लास्ट वीक मतलब व्हाई एम आई सीइंग डेड पीपल? वेरी वियर्ड दैट हैपेंड। बट हाँ, उसके बाद से मैं अम, अराउंड जब तक मैं थी नानी के यहाँ पे उस पूरे वेकेशन में मैं घर से बाहर लेट नाइट तो कहीं नहीं मतलब 7-8 बजे तक मैक्सिमम घर पे आ ही जाती थी कि मतलब गलती से मुझे कोई दुख ना जाए फिर से। दैट वाज़ वन इंसिडेंट दैट रियली हैपेंड विद मी। शिवानी को तो उसके बड़ों ने बचा लिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें बचाने के लिए कोई नहीं होता। हो सकता है वो अंदर से मदद के लिए पुकार लगा रहे हो, लेकिन उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। मेरा नाम बांसुरी है। बेसिकली मेरे दोस्त की बहन की बात है ये। मेरा दोस्त मुस्लिम फैमिली से था और उसकी फैमिली उसकी बहन की शादी के लिए ट्राई कर रहे थे। कितने लड़के वाले उससे देखने आए पर हर बार वह ना ही कर देते थे। कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी, रिश्ता पक्का ही नहीं हो रहा था क्योंकि लड़के आते तो थे पर बिना कुछ रीज़न दिए वे ना करके चले जाते थे। तो ऐसा चलता रहा और अब तो पूरी फैमिली परेशान थी। वहाँ उनके मोहल्ले में भी कितने ही ताने दिए जाने लगे। लोग यहाँ तक फुसफुसाते थे कि शायद लड़की में कोई कमी है। मतलब किसी भी तरह बात बन ही नहीं पा रही थी। तो फिर एक दिन लड़की के दादाजी उनके घर आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि बताओ ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात होती है? तो लड़की ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने कहा कि जैसे शायद मानो मैं अंदर जब बात करने जाती हूँ तो टोटल
ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे कुछ स्ट्रेन सा, कुछ कुछ घुटन सी महसूस होने लगती है। अब उसकी बात सुनकर तो दादाजी और भी वरिड हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये काफ़ी एबनॉर्मल है। तो उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में से एक कोई शादी की उम्र का लड़का था, उससे और उसके पेरेंट्स को मनाया कि वह एक फेक रिश्ता लेकर उस लड़की के घर आए और वह लड़का लड़की से बात करे। अब बातचीत के दौरान सब फैमिली मेंबर्स ने कहा कि चलो अब लड़का लड़की अकेले में जाकर कुछ बात कर लें। तो जब सब बात हो गई, लड़के वाले अपने घर भी चले गए। अब नेक्स्ट डे दादाजी ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, अंदर आखिर क्या बात हुई। तब उस लड़के ने जो कहा ना, वह सुन दादाजी के समझो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि लड़के ने बताया कि बात जब वो करना स्टार्ट करती है, जैसे कि वो नॉर्मल 25 साल की लड़की है, लेकिन ग्रेजुअली बात करते करते ना जैसे मानो उसकी धीरे धीरे एज ही बढ़ने लग जाती है। बाल सफेद होने लग गए, मुंह पर जैसे झुर्रियां आती जा रही हैं, दांत पीले हो रहे हैं और फाइनली जैसे एक हल्की मर्दानी आवाज सी आने लगती है। अब दादाजी ये सुनकर तो डरे ही डरे। वह इतना सहमा हुआ था, लेकिन उसने ये सब किसी तरह हिम्मत करके दादाजी को बताया। इसके बाद अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उन सब ने लड़की को वह दरगाह पे लेके गए, वहाँ कुछ झाड़ फूक वगैरह करवाया, उसे तावीज़ भी बनवा दिया। आज वह लड़की ठीक है, इनफैक्ट बहुत खुश है, मैरिड है, लेकिन वहाँ तब दरगाह में यह बताया गया था कि उस पर यानी कि लड़की पर किसी भूत का साया था और वह भूत, उस लड़की को भूत ने ट्रैप करके रखा हुआ था, क्योंकि वह लड़की को प्यार करता था और वह भूत नहीं चाहता था कि उस लड़की की किसी और से शादी हो। इसलिए हर रिश्ता जो भी आता था वह टूटता जा रहा था। साइकोसिस, जहां इंसान रियल और अनरियल के बीच में फर्क करना बंद कर देता है। उससे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो वो किसी को समझा नहीं पाता और उसके साथ रहने वाले लोग उस इंसान को अपने हिसाब से जज करने लगते हैं। सच कहूं तो मैं जब भी ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनती हूं तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूं कि ना जाने क्या बीत रही होगी, कितनी घुटन होगी उस इंसान के अंदर जो चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं पा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है। हमें जब भी कोई ऐसे किस्से सुनाता है जहां उसको कोई दिक्कत हो या पास्ट में उससे कोई गलती हो गई हो जिसको याद करने में उसे डर लगता है, तो हम उस समय उस इंसान को एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन देने की कोशिश में लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि ये सारे किस्से कॉमन लॉजिक से थोड़े से अलग होते हैं और ऐसी सारी बातें किसी भी तर्क या लॉजिक से सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे किस्से किसी एक इमोशन से जुड़े होते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि अक्सर वो इमोशन प्यार से शुरू होता है और एक ग्रज में बदल जाता है। दोस्ती से अच्छा तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता। इस किस्से के दो दोस्त भी एक दूसरे पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना हम हमारे दोस्तों पे करते हैं।
ये कहानी मेरे दोस्त अनिकेत ने मुझे बताई थी। कॉलेज डेज में हम मिले थे। वो बिहार से था। उसने अपने गांव का एक किस्सा सुनाया था मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके घर के पास कुछ हॉस्टल्स रूम्स रहते थे जहाँ बहुत सारे बॉयज़ रहते थे। तो किसी एक हॉस्टल के एक रूम में दो दोस्त रहते थे। तो उन दोनों में उसमें से एक जो बंदा था काफ़ी पूजा पाठ वाला था, शांत स्वभाव का, जो एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल से जीने वाला इंसान। सो जो दूसरा बंदा था वो थोड़ा सा वो वैसा नॉर्मल था, यानी पूजा पाठ नहीं करता था। सो कुछ समय बाद दूसरे बंदे ने, वो जो लड़का था वो रूम में पंखे पे लटक के उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये जो पूजा पाठ वाला जो लड़का था, जब उसने आके रूम पे देखा कि ऐसा हादसा हुआ है, तो पुजारी जो दोस्त था वो काफ़ी डर गया। उसने फिर शायद इंक्वायरी की होगी कि फैमिली मेम्बर्स को उनके कैसा है, तो कुछ पता नहीं चला। तो वो पुजारी दोस्त ने ही उसका क्रियाक्रम कर लिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने वो रूम छोड़ के दूसरे रूम पे शिफ्ट हो गया। फिर दूसरे रूम में जो भी उसका रूम पार्टनर था वो उसके साथ शायद मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। सो एक दिन ऐसा हुआ कि ये पुजारी वाला जो लड़का था वो अर्ली मॉर्निंग उठ के किसी ने उसे आवाज़ दी और वो उसके पीछे पीछे जा रहा है और एक अनजान जगह पे पहुंचकर वो आगे वाले लड़के को आवाज़ देता है कि रुको, और वो आगे वाला लड़का रुक जाता है, लेकिन वो पलट के नहीं देखता। उतने में वो लड़का आगे कुएं में छलांग मार देता है और पीछे से उसका वो जो नया रूममेट है वो पुकारता है। तो वो जो नए रूममेट ने उसे रोका और ये होश में आया। उसके बाद वो पुजारी वाले लड़के में इतनी बदलाव आए थे कि वो वियर्ड सी चीज़ें करने लगा, पूजा पाठ बंद कर दी, हर किसी से लड़ाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अजीब सा हो गया था वो। तो फिर कुछ समय बाद किसी गांव के शादी वाले फंक्शन में गया। वहाँ कुछ वो जो भी कुछ खाता पीता था वो खाना पीना करके कुछ चीज़ें उसे पसंद आई थी, शायद कुछ मिठाई वगैरह। वो उसने टिश्यू पेपर में लपेट कर अपने जेब में लेकर वो घर पे लेके आया ताकि ये नए रूममेट के खिला सके। लेकिन वो नया रूममेट सो गया था, तो उसने सोचा दूसरे दिन उठेगा तब उसे खिला देगा। सो दूसरे दिन जैसे ही उठते हैं ये लोग, तो ये इसने वो जो मिठाई लाए थे नए रूममेट के लिए वो उसे दिया। जैसे ही वो खोलते हैं तो वो टिश्यू पेपर में कुछ हड्डियाँ और अलग तरह की चीज़ें दिखी। और फिर वो नया रूममेट डर गया कि भाई ये तू क्या लेके आया है, तू तो वो बोल रहा था मिठाई लाया है। तो बाद में उन लोगों ने भी रूम छोड़ दिए। फिर शायद ये जो डिस्टर्ब लड़का था वो अकेला ही रहने लगा था, और ये जो नया रूममेट था वो कभी कभार फ़ोन पे वगैरह बात कर लेता था। शायद तब तक फ़ोन आ गए थे सबके पास। सो कुछ समय बाद वो फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, तो वो उसके रूम जाकर देखा तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि अरे बेटा वो जो अकेला रहता था वो उसने सुसाइड कर लिया। तो फिर ये नए रूममेट ने सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में इंक्वायरी की तो पता चला कि वो लोग कह रहे थे कि वो पहले जिस रूम में हॉस्टल में रहता था, तो जिस लड़के ने सुसाइड किया था, एक तो उसकी आत्मा उसके अंदर आई थी, या वो आत्मा बन के इसे परेशान कर रही थी, या इसको मजबूरन सुसाइड कराया। लेकिन वो जो बातें टैली हो रही थी कि वो जो पहला लड़का जैसे मारा था सेम पोजीशन में इसने भी सुसाइड किया था। पर शायद ये पुजारी वाले लड़के ने ही उसका मर्डर किया था। उसके रिवेंज में वो लड़के ने आत्मा बन के परेशान करके इसको भी सेम तरीके से इसका मर्डर करके सुसाइड जैसा ऐसा सीन बनाया है। ऐसा सब अभी वो गांव के लोग बोलते हैं। दोस्तों के बीच खून का रिश्ता नहीं, विश्वास का रिश्ता होता है।
और जब विश्वास टूटता है तो वही दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन अगला किस्सा दोस्ती का नहीं, एक ऐसे इंसान का है जिसे दुनिया ने भुला दिया, और उसका दर्द इतना गहरा था कि उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज आज भी सुनाई देती है। तो एक दिन ऐसी एक शाम मैं और मेरी फ्रेंड उसके घर पे बैठे हुए थे और आंटी भी थी घर पे, और ऐसे ही डिसाइड हो रहा था कि चलो आज शाम में कोई मूवी देखी जाएगी और ऐसे। तो उसी में कुछ ऐसी बात करते करते बात निकली कि आज तक कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है क्या, कुछ अनयूजुअल किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या। तो आंटी ने जैसे ही सुना वो फटाक से अपनी चाय की कप लेकर आई और हमारे साथ बैठ गई, और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि उनके साथ क्या हुआ था। तो ये कुछ महीने पहले की बात है, जब उनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी हुआ करती थी हॉस्पिटल में, और एक जनरल वार्ड में एक बहुत ही बूढ़ी औरत रहा करती थी। तो एज सच उनको आए हुए काफ़ी समय हो गया था, ना उनके घर से कभी कोई मिलने आता था, ना बेटा, ना बहू, ना हस्बैंड, मतलब कोई दूर दूर तक कोई उनको पूछने तक नहीं आता था दिन भर। तो दिन भर वो ऐसे ही बस उदास बैठी रहती थी, और जैसे ही शाम होने को आती थी वो एकदम, मतलब कहते ना, बिल्कुल टूट के रोना, वैसे वो रोया करती थी बिल्कुल, मतलब जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, वो किस लिए ज़िंदा है, जैसे वो खुद से सवाल करती रहती थी, भगवान से सवाल करती रहती थी। तो ये कुछ दिनों तक चलता रहा। उनको एज सच कोई भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह कुछ नहीं थे। उनको हॉस्पिटल में इसलिए रखा जाता था बिकॉज़ उनका कोई था नहीं, कोई बहुत टाइम पहले उनको एडमिट करके गया होगा, और बिकॉज़ कोई है नहीं अब पूछने के लिए, तो हॉस्पिटल में उनको एज अ रेगुलर केयर में रखा गया होगा। मे बी इट वॉज नॉट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाइप का होगा। ये कुछ दिनों तक चलता रहा, और फिर द ओल्ड लेडी शी डाइड। ओके, एंड जब वो अगले दिन अपने ड्यूटी के लिए गई, नाइट शिफ्ट के लिए गई, तो उन्होंने ऐसे ही इंक्वायर किया कि अरे वो जो लेडी थी वो कहाँ गई करके। तो पता चला कि शी डाइड in the morning sometime, and then I mean she felt a little upset, but when she got back to her work she started hearing somebody weeping again, मतलब फिर से उनको रोने की आवाज़ें आने लगी। तो वो जो है वो अपना काम छोड़ के उस आवाज़ को फॉलो करने लगी। तो फॉलो कर जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रही थी, वैसे वैसे वो आवाज़ जो है कम होती जा रही थी, मतलब वो रुकने लग रही थी। तो अब स्टार्टिंग में था तो उनको पहले लगा कि वहम है, बिकॉज वो बहुत दिनों से उस ओल्ड लेडी की रोने की आवाज़ सुन रही थी, तो शायद वो अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई हैं, राइट। तो कुछ दिनों तक ये चलता रहा। वो जब भी अपनी ड्यूटी पे जाती थी और उनको हर दिन, मतलब रात में 9-10 बजे के आसपास उनको करा करा के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती थी, और जैसे जैसे वो हर बार उसके पास जाती थी वैसे वैसे आवाज़ बंद हो जाती थी। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट डाला कि कुछ दिनों के लिए वो नाइट शिफ्ट में नहीं आएंगी काम करने के लिए। तो शायद हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ ने या जो भी उनका रोस्टर बनाता होगा, उन्होंने उनको डे शिफ्ट में डाला होगा या फिर कुछ ब्रेक दिया होगा, बट इट वॉज़ फाइन फॉर अ फ्यू डेज़। उसके आगे पूछताछ करने पे उनको पता चला कि क्योंकि किसी ने अभी तक उस ओल्ड लेडी की बॉडी अभी तक क्लेम नहीं की है, तो उनकी बॉडी जो है वो अभी भी मॉर्ग में रखी हुई है। और उनको और डर लगने लगा कि अरे, मतलब यू नो द डेड बॉडी इज स्टिल इन द हॉस्पिटल एंड मे बी दैट इज़ वाई शी इज़ hallucinating, or she is her head is stuck on the weeping and crying of the old lady. तो ये सब कुछ सोच के फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक लेंगी और नाइट शिफ्ट में नहीं जाएंगी। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने फिर से हॉस्पिटल जाना शुरू किया ऑन हर रेगुलर नाइट शिफ्ट जो होता था उनका। तो उनको लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, बिकॉज़ अब दाह संस्कार भी हो चुका है। उनको पता चला कि चूँकि बॉडी को कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया, तो हॉस्पिटल वालों ने खुद ही उनका दाह संस्कार कर दिया। तो उनको थोड़ा सा एक रिलीफ मिला कि चलो ठीक है, नाउ दैट द बॉडी इज़ बर्न्ड, अब मुझे ऐसा कुछ वहम नहीं होगा, ठीक है। तो बट जैसे ही 10 बजा
उनको फिर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो फिर एकदम घबरा गई कि मतलब फिर उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया, आँख वाँख बंद किया, डीप सांसें ली, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ जस्ट डग इनसाइड हर सबकॉन्शियस माइंड कि उनको 9-10 बजे के आसपास उस लेडी की रोने की आवाज़ सुनाई देगी, तो शायद इसीलिए वो अभी सुनाई दे रही है। बट एक्चुअल में वो है नहीं, बिकॉज when she stopped focusing on the voice, on the crying, it was actually not there. It was all silent. मैं तो यही मानती हूँ कि शिवानी की आंटी के सबकॉन्शियस में उस लेडी की आवाज बस चुकी थी, इसीलिए उसके जाने के बाद भी सुनाई देती रही। लेकिन जर्मनी में रहने वाली हैना के साथ ऐसा क्यों हुआ? हेलो, मेरा नाम आंचल चौधरी है। मेरी दोस्त है कृपाली राणा, जो आती है गुजरात वडोदरा से। वो मुझे यहाँ जर्मनी में मिली और एक दिन हम बैठे थे और बताते बताते वो एक बहुत ही अचंभित कहानी सुनाने लगी। वो उसके बचपन की कहानी है। उनके पड़ोसी में एक परिवार रहता था। मम्मी पापा भाई बहन चारों सब साथ में रहते थे और वो तब पैदा भी नहीं हुई थी। फिर ये पैदा होने के कुछ सालों बाद उस घर में जो बहन थी, काफ़ी बड़ी थी वो, बट उनका देहांत हो गया था। तो हुआ ऐसे कि कृपाली ने कभी उनको देखा नहीं था या फिर जानती भी नहीं थी कि वो कौन थी, कैसी दिखती थी, कुछ भी नहीं पता था। तो एक दिन स्कूल से आने के बाद इसे एक लड़की दिखी जिससे ये बात करने लगी। तब ये काफ़ी छोटी थी तो पता नहीं था कुछ भी। तो ये बात करती थी, उससे दोस्ती हो गई, रोज़ दिखने लगी। वो स्कूल के बाहर, घर के आसपास, कभी कभी घर पे भी वो खेलने आती थी और ये बात करती रहती थी। तो घर वालों को पता था कि पड़ोसी के घर में कुछ ना कुछ चलता है, जैसे शायद जादू टोना या कुछ पूजा या पता नहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि हमेशा उनके घर के कंपाउंड के अंदर चावल के दाने रहते थे। वो रोज़ साफ करते थे और वो रोज़ फेंकते थे। तो उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ गलत या गड़बड़ चल रहा है वहाँ। तो फिर एक दिन कृपाली के मम्मी ने उसको देखा कि वो बात कर रही है, किसी से खेल रही है और बात कर रही है। तो उसने कृपाली को पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो? तो बोली मेरी दोस्त है जिससे मैं बात कर रही हूँ और खेल रही हूँ। तो उसके मम्मी ने देखा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। तो फिर घर वाले सब डर गए। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और वो ज़्यादा हो गया कि हर टाइम वो बात करती रहती थी और किसी को कुछ नहीं दिखाई देता था। तो वो भी डर गए और उन्होंने उसे ऊपर वाले कमरे में ही रखा। मतलब कोई उसके पास जाता नहीं था, कुछ नहीं। और वो बहुत दिन तक वैसी ही वहाँ अकेली रही। वहाँ पे भी वही सेम चल रहा था। तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है या कुछ हुआ है, भूत प्रेत जैसा ऐसा कुछ। तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और उसकी पूजा करवाई। और उसके बाद से एकदम से उसकी जो दोस्त, कृपाली की जो दोस्त जो उसको दिखाई देती थी, वो गायब हो गई, कहीं नहीं दिखी। तो कुछ सालों बाद उन्होंने जो बगल वाली दीदी है जिनका देहांत हो गया था, उसकी फोटो दिखाई। तो कृपाली ने बोला कि यही वो लड़की थी जिसके साथ मैं बात करती थी हमेशा। तो सारे बहुत ही अचंभित और डर गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो मर गई थी और ये इसके साथ कैसे बात करती थी, और ये इसे तो जानती भी नहीं थी। आज पहली बार उसको वो फोटो दिखाई थी और उसने बोला कि यही मेरी दोस्त थी जो चली गई। तो सब डरे हुए थे, काफ़ी दिन तक डरे हुए थे। बट यही था कि कुछ साल पहले ये पूजा पाठ करके, ये सब करके वो ख़त्म हो गया था वो किस्सा। तो बट हमेशा उसके माँ को डर लगा रहता था कि कभी कहीं वापस कुछ ना हो जाए करके। इसी चीज़ की वजह से उसके ऊपर बहुत ध्यान देने लगे सब लोग। अभी तो वो ठीक है, अभी बताती है कि वो जब सोचती हूँ ये सब हुआ मेरे साथ,
तब तो कुछ नहीं समझ में आया, बट अभी कभी कभी डर लगता है कि अभी ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे साथ। कभी सोचा है ये लाइफ आफ्टर डेथ हमेशा इंसानों के साथ ही क्यों रिलेट किया जाता है? जानवरों में भी तो आत्माएं होती है, तो जब उनकी लाइफ एंड होती है तो क्या उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है? तो क्या मैं ये समझूं कि हम इंसान ही हैं जो इससे श्रापित हैं, और ये हो सकता है मरने के बाद भी हमें शांति ना मिले, फिर हम और अशांत हो जाएं और भटकते रहें अकेले, ना जाने मुक्ति मिलेगी या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप लोगों ने राजस्थान के कुलधारा, दिल्ली के मालचा महल या मेघालय के नौकालिकाई फॉल्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये तो फ्यू ऑफ द मोस्ट फेमस हॉन्टेड प्लेसेस में से हैं। लेकिन आज के भयम के इस एपिसोड में आप ऐसे जगहों के बारे में जानेंगे जो नोन तो नहीं है, पर उतनी ही खौफनाक हैं। ये महल, बिल्डिंग, घर ये आखिर मिट्टी और सीमेंट से ही तो बने होते। कलकत्ता, बचपन में कलकत्ता घूमने गए थे मैं मेरी फूफी के घर पे, कि चलो उनका घर, वो एक पैलेस में रहते थे। उनका जो मेरे जो फूफा जी है वो राजघराने के हैं, तो हम लोग उस घर में जाएंगे, थोड़ा पैलेस में जाके रहेंगे करके हम लोग गए रहने को। हमारी फूफी चेतावनी देती थी कि भाई संभाल के रहना। रात के समय हमें उन्होंने बताया था कि कुछ भी आवाज़ वगैरह आए तो आप बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि पुराना घर है, तरह तरह के आवाज़ आ सकते हैं। करीब करीब मुझे याद है, मुझे प्यास लगा था, मैं पानी पीने के लिए फूफी को बोला भाई पानी दे दो। तो पानी पीने के लिए अराउंड, मतलब मैं पूछा अभी कितना रात हो गया, बताए 12 बज रहा है। डरना मत, हाँ कुछ आवाज़ आएगा तो डरना मत। फूफी खाली यही बोल रही थी। मैं बोला ठीक है भाई, हम क्या आवाज़ आएगा, कुछ तो भी आवाज़ नहीं था। ठीक सोए। उसके बाद कोई मसाला बांट रहा है, कोई नाच रहा है, और धीरे वो आवाज़ धीरे था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। आवाज़ इतना बढ़ गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बाजू में ही हो रहा है वो। तभी मतलब दूसरे कमरे से फूफा के एक दूसरे भाई थे, उनका बेटा भाग के आया। उसे सब पता था, तो उसने हंस के बोला भूत है करके। तो बोले कि बाबा यहाँ पे ऐसा ही है, जो पहली बार आते हैं, जो हम लोग यहाँ पे जन्मों से रहते हैं तो हमें ये चीज़ समझता है, लेकिन हमें इतना फील नहीं होता है। लेकिन जो पहली बार आता है वो बाहर वाला रहता है, बाहर वालों को क्लियर कट सुनाई देता है। और यहाँ पे बहुत जो नाचने वाले जो भी रहते थे, जो राजा के समय के, उन लोगों का जो है आत्मा जो है भटक रहा है। तो सुबह होते होते 2-3 दिन से हमारे साथ एक खेलता था एक आदमी, तो वो माली था वहाँ का। वो फिर बोलता है सीढ़ी में चलो, हम बच्चे लोग चलो हम साथ में जाएंगे, सीढ़ी में देखते ऊपर जाके क्या है ऊपर में छत पे। तो फूफी हम लोग को एक दिन, हमको उस दिन सुबह बहुत डांटी कि तुम लोग है ना ऐसा करने का नहीं करके। तो हम लोग फिर बोले कि ठीक है भाई, हम तो नहीं जाएंगे। हम डर गए बाबा, क्योंकि रात को ऐसा सीन हो गया। उसके दिमाग में वो चीज़ बैठा हुआ था, उसको जाना ही था, नहीं चला गया। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ करके निकल गया। अगले दिन आया नहीं, 2 दिन आया नहीं, तीसरे दिन भी आया नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि मेरे फूफी बोली छोड़ दिया रहेगा। और पूरा दिन शाम हम लोग वहीं निकालते थे राजप्रसाद। हमको बहुत अच्छा लगता था, सामने 2-3 तालाब थे आजू बाजू, तो बहुत अच्छा समय निकलता था। बहुत सारी चीज़ें, कहानी वगैरह सुनने को मिलता था। सामने का एक तालाब होता, हर साल वहाँ पे कि इंसान मरता ही है, मतलब उसको गिल लेता है पानी। तो ये सब चीज़ें, और जिसका भी मतलब कोई डेथ होता था
तो बोलते हैं कि जो पहली बार जो है ना खाना खिलाने आने का जो डेथ पर्सन को, तो वो उस तालाब में ही देने के लिए आते थे। और लोग ना कि देखते हैं जो जो आत्मा जो है वो लेके ऊपर से थाली से खाना लेके जा रहे करके, वो ऐसा तालाब था, डेथ पूल बोलते थे हम उसको। 2-3 दिन माली आया नहीं, तो मेरी फूफी बोलती है कि 3 दिन, हम बोले कि छोड़ दिया होगा फूफी, आपने इतना डांटा ना उसको, वो छोड़ के चला गया। फूफी बोलता है ऐसे छोड़ के जाने वाला तो इंसान नहीं है, सालों से काम कर रहा है हमारे साथ। तो उनको डाउट हुआ, मतलब हम लोग सुबह खेलते थे ना, हमें एक हल्का हल्का स्मेल भी आने लगा था। तो 3rd डे जो है हमें तो समझा नहीं, फूफी को लगा कि स्मेल ज़्यादा है। फूफी बोलती ठहरो, मेरे को डाउट हो रहा है। फूफी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद बहुत चिल्लाई वो ज़ोर ज़ोर से, फिर नीचे आ गई भाग के, नहीं तो हम लोग आ जाएंगे करके। फिर फूफी ने आके बोला कि उसका गर्दन मरोड़ा हुआ पड़ा हुआ था, उसको किसी ने मार डाला वहाँ पे छत पे। और मैं यही चीज़ से डरती थी, क्योंकि जो आत्माएं हैं उसी जगह पे भटकता है जहाँ पे वो गया था। हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब हुआ, बोलता है किसी ने गर्दन मरोड़ दिया वहाँ पे उसका। छोटे से लेके बड़े लोग उस इलाके के सबको, पुलिस को सबको मालूम था कि यहाँ पे इस घर में भूत है, लेकिन जो रहते हैं उन लोग जिंदगी पे जिंदगी निकाल दिए तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनका असर उनको पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे प्लानचेट वगैरह किए थे, तो उन्होंने करने के बाद बोले थे कि यहाँ पे एक नहीं है, सैकड़ों आत्माएं भटक रही है, सैकड़ों मतलब हिसाब से बाहर। तो और उनको पूजा पाठ करके कुछ भी करके इतना जल्दी से वो चीज़ जाएगा नहीं। जब तक ये राग प्रसाद रहेगा वो रहने वाला है, जब तक वो पूरा राग प्रसाद हट नहीं जाता तब तक। उसके बाद कलकत्ता गवर्नमेंट से कॉल आया एंड देन दे गेव अनदर 20 ईयर्स, और फिर 20 ईयर्स के बाद आज के डेट पे वो राग प्रसाद हटा दिए गए। वहाँ पे 4 से 5 बिल्डिंग है। यार कितनी अजीब बात। मेरा नाम आदर्श है। ये कहानी लॉकडाउन में 2020 की है, जब मैं अपनी यात्रा में हरिद्वार के सप्तऋषि घाट पर कैंपिंग किया करता था। घाट के पार एक जंगल है जो बारिश में डूबा हुआ होता है और गर्मी के दिनों में ऊपर आ जाता है। मार्च का महीना था। मैंने कई वहाँ पे बाबाओं को देखा था। एक झुंड था। एक बाबा कभी किसी से बात ही नहीं करता था। 2 लोग बहुत बोला करते थे, हम महाकाल की पूजा करते हैं, हमसे दिन में मिल रहे तो ठीक है, रात में कभी मत मिलना। तो दोपहर के 3 बज गए थे। मैंने गंगा नदी पार करना शुरू की। जैसे जैसे मैं पार कर रहा था, ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि शाम होते होते पानी का स्तर ऊपर हो जाता है और वापस सुबह ही आना हो सकता है। मैंने कैसे तो भी पार किया, लेकिन जब मैं टेंट लगा रहा था काफ़ी अंधेरा हो चुका था। 7:15 हो चुके थे। और जैसे ही मैंने टेंट लगाया, तभी उसी वक्त अचानक से ज़ोर ज़ोर से मंत्रों की एक भयंकर आवाज़ आने लगी। और मैं लेफ़्ट राइट देखने लगा, कोई नहीं दिख रहा था। और धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी तेज़ होती गई, बढ़ते गई, और जैसे जैसे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ पास आ रही है। और मैं इतना डर गया, मैंने तुरंत अपना टेंट बांधने लग गया फटाफट। भले ही पानी का स्तर ऊपर हो, डूब के जाऊंगा, लेकिन वापस घाट की तरफ जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने जल्दी में अपना टेंट निकाला। उतने में मेरा टेंट का पोल भी टूट गया और अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई। मैंने एक आदमी को चलते हुए देखा, वो मेरे करीब आ रहा था और मेरे को जो डर लगा। वो आदमी जैसे मेरे पास आया, उसने पूछा कि क्या कर रहे हो। तो मैं उसको बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि हाँ मैं टेंट कर रहा हूँ, मुझे लगा फंस गया हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा कि बस मैं निकल रहा हूँ बस। तो उसने वही पूछा कि अब तो जा ही नहीं सकते, नदी का स्तर बहुत ऊपर आ गया है, रात यही बितानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मुझे वापस जाना है। फिर उसने कहा कि थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि तुम यहाँ टेंट लगा रहे थे और अब तुमने टेंट निकाल दिया, ऐसा क्यों। तो मुझे डर लग गया कि ये तुम मेरे पे नज़र रख रहा था। मैंने कहा कि नहीं मैं वापस जा रहा हूँ। तो उसने फिर धीरे से चल के थोड़ा आगे सामने आया और थोड़ा रोशनी पड़ी उसके चेहरे पे। तो मैंने देखा कि एक बहुत साधारण सा आदमी, एक चमक थी उसके चेहरे पे, सफ़ेद सा चेहरा, और ऐसा भयभीत होने लायक कुछ नहीं था। उसने कहा तुम यहाँ रुक क्यों नहीं रहे हो और खाने का क्या बंदोबस्त है। मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो वो कहने लगा रुको, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। और मैंने देखा कि नदी पार करते करते, मैंने पूरा टाइम उसको देखते रहा। उसने नदी पूरी पार की और बस
काफ़ी देर रुका, मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने देखा अचानक से वो आदमी दूध का लोटा लिए मेरे सामने आके खड़ा था, और मेरे को इतना डर लग गया अचानक से, और मेरे को समझा ही नहीं कि ये वापस कब आया और ये दूध का लोटा लेके कैसा आया। उसने वो दूध का लोटा मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने पिया ही नहीं, तो उसने हंसा और उसने 2 घूंट पिए, और फिर मुझे अजीब सा लगा कि इसने अब झूठा भी कर दिया, लेकिन मैं फिर भी नहीं पीना। बस यही बातें चलती रही, वो मेरे बारे में पूछता रहा, मैंने सारी चीज़ें गलत बताई और वो मुस्कुराता रहा जैसे कि उसको सब पता हो। फिर आधे घंटे बाद जब हुआ तो उसने कहा कि दूध भी ठंडा हो गया है, ज़्यादा देर बाद पीना सही नहीं होगा, आप पी लो। उसके बाद मैंने दूध पी लिया। फिर दूध पिया, फिर वही बातें करने उसने कहा कि मेरा एक आश्रम था यहाँ पे, मैं अकेले रहता था, फिर मुझे आश्रम से निकाल दिया गया, मैंने यहीं पे अपनी कुटिया बनाई थी। मैंने कहा कि कोई कुटिया तो नज़र नहीं आई। उसने कहा कि बाढ़ में बह गई, तो मैं वापस अपने लकड़ियों को ढूंढ रहा हूँ। कुछ अजीब सी बातें लग रही थी। फिर पता नहीं ये सब बातें हो रही थी और कब मैं सो गया। अगले दिन सुबह 6 बजे ठंड के कारण मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरा टेंट जो मैंने बैग में रखा था वो पूरा निकल कर अच्छे से खोल कर पूरा तरीके से उसको बनाया गया है। और जो उसका जो डंडी टूट गई थी, वो डंडी भी मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन सी डंडी थी। 3 पोल्स होते, टेंट के तीनों पोल्स सही थे। और मैंने देखा कि वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा है, ना वो लोटा दिख रहा था दूध का जिसने वो मुझे दिया, और ना ही कोई फुटस्टेप्स, क्योंकि रेत थी तो रेत में फुटस्टेप्स तो दिखी थी। मैंने पूरी तरह छान मारा, मुझे सिर्फ मेरे कदम दिखाई दिए और कोई नहीं दिखाई दिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि कोई था मेरे साथ कल रात में, पता नहीं वो मेरी मदद करने आया था या कौन था। उसकी शक्ल, उसका वो चल कर आना, उसकी आवाज़, ये हमेशा मुझे याद रहेगी। क्या लगता है आपको, आदर्श को जो भी मिला वो कौन था? क्या वो हाय, मेरा नाम अनूप है और ये एक्चुअली एक जगह के बारे में है जिसके बारे में मैं बहुत सुनते रहता हूँ। बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, राइटर एंड एक्टर, और मैं बचपन से नागपुर में पला बड़ा हूँ और अभी मुंबई में रहता हूँ। तो हम जब नागपुर में रहते हैं तो एक एरिया है सेमिनरी हिल्स करके, वो ना थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स और वो कहते हैं ना थोड़ा शहर से थोड़ा बाहर दूर है। तो जनरली वहाँ पे लोग ना ऐसे दौड़ने के लिए, वॉकिंग स्ट्रीट टाइप का एक एरिया भी वहाँ पे, वैसे भागने के लिए या चिल करने के लिए वगैरह जाते हैं। और उससे ही थोड़ा अगर 1/2 किलोमीटर 500 मीटर ऐसा आगे जाए तो एक जगह है पारसी सिमेट्री करके। तो ना बचपन से हम लोग ना बहुत चीज़ें सुनते आए उसके बारे में कि हमेशा पारसी सिमेट्री के आसपास जब भी आप जाओगे या कोई भी गया है तो वहाँ ना किसी को कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिससे ना आपको कुछ महसूस होता है, कोई ना कोई वो कहते हैं ना एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है, उस तरह से। तो ना मेरे 1-2 दोस्त लोग तो ऐसी दोपहर में चले गए थे और ना उनके साथ ऐसा सच कुछ घटा नहीं, लेकिन रात को मेरे कुछ दोस्त गए थे जब वहाँ, तब जब सिमेट्री ना 2 गेट है सिमेट्री को, एक पहला गेट है छोटा सा, उसको लांग के तुमको दूसरे गेट से जाना पड़ता है। तो रात को करीबन 1:30-2 बजे शायद वो गए थे, और वो जब जा रहे थे तो उनको ना जब वो जैसे धीरे धीरे जा रहे थे वैसे धीरे धीरे ना उनको किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। और ना अब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। अब वो दोनों ना बड़े ही ऐसे तगड़े चौड़े थे और उनको ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता था आवाज़ और ये छोटी मोटी चीज़, और वो ना उन चीज़ों को हमेशा लाइटली ही लेते थे। पर उस रात को जब वो गए थे, करीबन 1:30-2 बजे की बात है, तो उन्होंने जैसे ही एंटर किया तो पहले तो उनको किसी के चलने की आवाज़ आई और उसके बाद वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और दौड़ने की आवाज़ में होते ना कि ऐसे स्पीड से कोई तो भी उनकी तरफ आ रहा है। और जैसे उनको ऐसा लगा कि कोई उनको ऐसा टच करने वाला है, उतने में उन्होंने पलट के देखा तो एग्जैक्टली अपोजिट साइड से ऐसा लगा कि कोई उनके बाजू से जैसे जाता है ना वो कान से आवाज़ आती है जुप से, वैसे कोई गया और उनको लिटरली ऐसे ना वो ज़मीन में ये नहीं होते क्या अपना फुटप्रिंट्स, उस टाइप कुछ दिखा उनको।
और उनकी जो फटी वहाँ पे, और उनको, और अब ये ना है, ये उस तरह का एक्सपीरियंस है कि जब आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, आप ना ऐसा एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो कि सो वहाँ कुछ ऐसा था जिसका एहसास उनको हुआ, बस उसके बारे में ऐसा कुछ दिखा उनको या कोई एंटिटी थी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब वो ऐसा साइड से उनके बाजू से ऐसा दौड़ के